इसी से आते हैं, ग्राफोस। ठीक है, ग्राफोस का मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी का वर्णन, इससे बना है। रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक, क्षेत्रीय और भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। तो ये आपको मिलेगा यहां। पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा गया। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। एक और नोट्स था हमारे पास, मैं कोशिश करता हूं वो नोट्स भी कल आपको अवेलेबल कराएंगे उसको। ठीक है, कल वो दूसरा नोट्स भी आपको अवेलेबल करा लेंगे। तो उससे तो एक तो आप लोगों को भूगोल के मैं बुक्स बता देता हूं कि और कौन कौन सी किताबें आपको खरीदनी है। तो अगर महेश कुमार बर्णवाल वाली किताब खरीदी है आपने, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। ज्योग्राफी महेश कुमार बर्णवाल। हमारा नोट्स आपके पास है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार हमने जिस नोट्स से ये पढ़ाया था आपको, मैं कोशिश करता हूं उसको भी खोल लेता हूं हिंदी का। ये अब ये देखोगे हमारे नोट्स में तो आपको यही वाला यहां मिल जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। और जो इंग्लिश वाला नोट्स देखोगे वो इसके साथ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम पहले इंट्रोडक्शन ले लें। ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन से कभी कभी एक आध प्रश्न आ जाता है। टोलेमी सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, टोलेमी का। टोलेमी क्या स्पेलिंग है टोलेमी की, बताओ। पी से शुरू होता है टोलेमी, याद रखो। ये था भूगोलवेत्ता सबसे पहला, क्लॉडियस टोलेमी। ये ठीक है, क्या था ये? वॉज ए मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, नेचुरल फिलोसोफर, ज्योग्राफर एंड एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों को शेयर किया है, देखिए जरा इसको। ठीक है, और सबसे पहला व्यक्ति है ये। इसके बारे में एक नोट जरूर लिखिएगा 50 वर्ड में, कम से कम 50 वर्ड। और सबसे बड़ी चीज है कि ये पहला ज्योग्राफर है दुनिया का एक तरह से। इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं। टोलेमी को आप फादर ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी। तो द सेकंड इज द ज्योग्राफी विच इज ए थ्रू डिस्कशन ऑफ द ज्योग्राफिक नॉलेज ऑफ ग्रीको रोमन वर्ल्ड। द थर्ड इज द एस्ट्रोलॉजिकल treatise in which he attempted to adopt horoscopic astrology। ठीक है, तो ये टोलेमी वही ग्रीक वैज्ञानिक हुआ, ग्रीक भूगोलवेत्ता था। और इसका जो योगदान है वो ज्योग्राफी में भी है, एस्ट्रोनॉमी में भी है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि, कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो ज्योतिष है वो ग्रीक लोगों से सीखा, यूनानी लोगों से सीखा। ज्योतिष हमने वहां से लिया, यूनानी लोगों से। ज्योतिष हमारा नहीं है, एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोलॉजी, सॉरी, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी को, बताओ, हिंदी वाले तो बताओ। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान, हाथ देखना, रेखाएं, ये वो, भाग्य बताना, ग्रह नक्षत्र के बारे में, है ना, मनुष्य का भाग्य बताना उसके आधार पर। और एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, एक ज्योतिष विज्ञान है, एक खगोल विज्ञान है। अंतर समझ में आया? खगोल विज्ञान में क्या है? खगोल विज्ञान में ग्रहों की और नक्षत्रों की जानकारी है, उसको खगोल विज्ञान कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये अंतर यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है ज्योग्राफी को। तो जो ज्योग्राफी को, टोलेमी को जब आप 50 शब्द छांटोगे ना इसके, तो आपको कारण समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि इन लोगों को जब भी आप पढ़ते हैं तो उनके जमाने में जाकर के समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जमाना क्या है, इसका टाइम देखिए, टोलेमी का टाइम क्या था। ये 100 AD में, यानी कि 100 में, और फिर डेथ हुई थी 170 में, वही 70 साल का था तब। इजिप्ट में जब वो रोमन एम्पायर था अलेक्जेंड्रिया में, वहां इसकी डेथ हुई थी। तो इजिप्ट में इसका जन्म हुआ था, मिस्र, लेकिन इसको ग्रीक फिलोसोफर कहेंगे। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया, ये भी रोमन एम्पायर का जगह थी। तो टोलेमी से शुरू होता है। और यहां हम लोगों ने अभी जो देखा था, आइए फिर से चलते हैं उसी में। ब्रह्मांड बाद में पढ़ेंगे, यहां देखते हैं, पहले परिचय ले लेते हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, तो हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है और अनेक तत्वों में समानता और कई तत्वों में असमानता होती है। तो भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। अतः भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो भूगोलवेत्ता धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। को समझ में आ रहा है? यानी कि वो केवल टोपोग्राफिकल फैक्ट्स जो होते हैं उसमें जो वेरिएशंस होते हैं, हमको लगता है कि टोपोग्राफी को देखते हैं बस, कि यहाँ जो है माउंटेन है, यहाँ नदी है, यहाँ वैली है, ये प्लेन्स हैं, ये प्लेट्यू है, बस ये इतना देखते हैं। हमको ऐसे ही लगता है ना ज्योग्राफी में। ऐसा नहीं है, बल्कि उन फैक्टर्स का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण, यानी कि ये जो वैली है या ये जो फैक्टर है, ये जो वेरिएशंस हैं टोपोग्राफिकल, ये क्यों है, उसका कारण भी जानते हैं और उसकी भी स्टडी करते हैं। यानी कि ज्वालामुखी चल रहा है तो ज्वालामुखी का अध्ययन कर लो कि ये सोया हुआ ज्वालामुखी है या जगा हुआ है, और ये कितना ऊंचा है, इसकी हाइट कितनी है, इसमें से लावा कितनी स्पीड से निकल रहा है। केवल इसका अध्ययन नहीं, बल्कि वो जो वोल्केनो है, वोल्केनिक इरप्शन आते क्यों है, इसके पीछे के रीजन क्या है, यानी कि वही प्लेट टेक्टोनिक्स, और वो उन तक भी जाते हैं और उनके फिर इम्पैक्ट क्या होते हैं ह्यूमन सोसाइटी पे, या ये भी स्टडी ज्योग्राफी कहलाती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको, कई बार ज्योग्राफी को बहुत सीमित अध्ययन मान लिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि ये केवल साइक्लोन को पढ़ता है, ये केवल अर्थक्वेक को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ, और बल्कि अब तो ज्योग्राफी का एक नया स्वरूप आ गया है जिसमें हम उसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। अब तो और ज्यादा अलग आ गया, अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। आप लोगों में से जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो लोग बहुत आसानी से इसका पता लगा सकते हैं।
आपका सिलेबस जाके देखोगे तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा एक यूनिट है। अगर आप सेकंड पेपर ज्योग्राफी देखोगे तो पूरा का पूरा जीएस का पेपर है, जनरल स्टडी है। ठीक है, तो भूगोल की शाखाओं में आते हैं। आइए, दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक वस्तुगत शाखा है, विषय वाली शाखा है, और दूसरी है प्रादेशिक शाखा है। तो विषय वस्तुगत में पूरे विश्व स्तर का अध्ययन होता है और बाद में उसके क्षेत्रीय स्वरूप का वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। प्रादेशिक में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले विषय वस्तु वाले जैसे कि भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल सबसे पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप गो चेंग लियोंग जो किताब पढ़ोगे, एक किताब और लिखो, गो चेंग लियोंग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी शायद उसका मिलता है नहीं मिलता है, एक बार जरूर पढ़िएगा गो चेंग लियोंग। ठीक है, चीनी आदमी है ये, क्या स्पेलिंग है इसकी? गो चेंग लियोंग क्या है भाई? चीनी तो वैसे ही नहीं समझ में आते। गो एच आएगा यार, GOH। इसका PDF भी मिल रहा है भाई, PDF डाउनलोड कर लो। हाँ, नया लेटेस्ट एडिशन भी दे रहा है, देखो ये, पता नहीं देगा कि नहीं। ये किताब है, डाउनलोड भी हो रही है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे, जो मैं पहला विभाजन बता रहा हूं फिजिकल ज्योग्राफी, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, अब हिंदी के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका ट्रांसलेशन किसी ने बनाया कि नहीं बनाया, गो चेंग लियोंग का। नहीं तो फिर हमारे नोट्स आई हैं, उसमें सब सारे हैं, चीनी जापानी सब तरह के हैं। ठीक है, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता है कि नहीं, मुश्किल लग रहा है डाउनलोड, इसको कर दिया मैंने डाउनलोड। होता है तो ये कर लीजिएगा, नहीं तो फिर खरीद लीजिए, इसको मार्केट में मिलती है। ठीक है, भारत में तो जो चीज पॉपुलर हो जाती है वो ब्लैक में भी बनने लग जाती है। अगर ये हो जाता है तो ये आपको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर आप देखोगे भौतिक भूगोल में क्या क्या आते हैं, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी और ये सारी चीजें आती हैं। ये देखो, ये हुआ है, ये वाली किताब, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत गंदा सा है, स्कैन किया है किसी ने। तो ये यहीं से शुरू किया है, अर्थ एंड द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ मूवमेंट, डे नाइट, अर्थ रिवॉल्यूशन, ये सारी, डॉन और ट्विलाइट, लेटीट्यूड, आपके बेसिक सारे कंफर्म यहां से हो जाए। ठीक है, अच्छे डायग्राम से समझा रखा है, सबको दिख रहा है कि नहीं भाई? आप लोगों को भी शेयर तो किया हुआ है, देखो हमने। हाँ, जैसे लियोंग, ठीक है। तो ये किताब जो है, ये आप ले लो, हिंदी वाले भी ले सकते हो, डायग्राम इसमें देख लेना, पढ़ इसमें लेना, नोट्स में दिया हुआ है, हमारे नोट्स के साथ मैच करते जाना। ठीक है, ये जाके ले आओ आज। यहां से फिर आपकी ज्योग्राफी कितने पेज है लगभग, ये 2-2 पेज दे रहा है, तो 101 में दिया हुआ है, 200 पेज के आसपास की किताब है। पहले फोटो नहीं थे इतने, बहुत सारे फोटो डाल दिए अभी नए एडिशन में डाले हैं, पहले नहीं थे।
ठीक है ना। तो ये आपका ज्योग्राफी का 70% तो इससे हो जाएगा, ठीक है। 70% ज्योग्राफी तो इससे हो जाएगी। फिर आप चाहे माजिद हुसैन खरीदो, टीएमएच का माजिद हुसैन होता है, या टाटा मेगरा का, अब वो मेगरा नहीं रहा शायद, केवल मेगरा का है वो, टाटा नहीं रहा, टाटा के साथ नहीं है। तो माजिद हुसैन है। तो अगर आपके पास माजिद हुसैन है तो फिर बर्णवाल खरीदने की जरूरत नहीं, बर्णवाल या माजिद हुसैन में से कोई एक किताब खरीदनी है आपको, बर्णवाल या माजिद हुसैन में से कोई एक किताब। और इधर ये तो खरीदनी है गोचेंग लियोंग, ठीक है, ये तो आपको लेनी है। और फिर हमारे नोट्स, बस ये 3 चीजें रखो ज्योग्राफी में, इससे ज्यादा मत उलझना। अब आप खुल्लर में मत जाना और सविंद्र सिंह में भी मत जाना, क्योंकि कोई ज्यादा मतलब नहीं है उसका। खुल्लर की किताब लेने से भी कोई मतलब नहीं, सविंद्र सिंह से भी कोई मतलब। पहले से यदि आपके पास है खुल्लर और सविंद्र सिंह तो ठीक है, अच्छी बात है। और अब के सिद्धार्था को भी लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये ठीक हो जाएगा काम। और इग्नू के ज्यादा नोट्स उसमें है नहीं। एक बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन ये एनसीईआरटी का काम भी करता है ये भी, ठीक है। तो ठीक लग रहा है ज्योग्राफी, यहां ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी सुविधा है आप, चलिए ठीक है। ये तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है ऑनलाइन वाले, आप किताब खरीद लेना, इस पे वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। ये उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। किया तो है किसी ने स्कैनिंग, लेकिन बड़ा डल सा है। किताब ही खरीद लेना। वॉइस कम ज्यादा कैसे हो रही है? अब कैसी है? कम ज्यादा हो रही है? आपके इसमें गड़बड़ तो नहीं भैया? सभी को कम ज्यादा लग रही क्या आवाज? कम ज्यादा तो हो रही होगी। मैंने इसको थर्ड बुक का हम 3 किताबें बताई मैंने, एक नोट्स है हमारा, 2 ही किताबें बताई है। या तो माजिद हुसैन है, या फिर आपको माजिद हुसैन लेना है, या फिर बर्णवाल लेना है। माजिद हुसैन या बर्णवाल, दोनों में से एक लेना है। अब कैसी आवाज है भाई बताओ, कंफर्म करो यशस्वी। अब ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? अच्छा ठीक है, ठीक है। कम कैसे आ रही है आज? चलिए ठीक है, आ जाओ फिर, इधर आ जाओ। तो ये समझ में आ गया भौतिक भूगोल कहां से पढ़ोगे? तो इसमें भू आकृतियां और उनके क्रमिक विकास से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। दूसरा होता है क्लाइमेटोलॉजी, ये जियोमॉर्फोलॉजी है। जो लोग ऑप्शनल लिए हुए हैं ज्योग्राफी, वो के सिद्धार्था के नोट्स ले लें, हमारे पास है, हमारे पास के सिद्धार्था के नोट्स हैं, तो के सिद्धार्था के नोट्स ले सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकारिकी, क्लाइमेटोलॉजी के भी है। तो सभी पूरा सिलेबस है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो जिनने ले रखा है अच्छी बात है, मुझे लगता है जिन जिन ने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है उन सब ने ले रखा है, ठीक है। आप लोगों ने लिया तो है। हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, ठीक है। जलवायु के बाद हाइड्रोलॉजी, ये भी इसी का पार्ट है। मृदा भूगोल है ना, मिट्टी का भूगोल यानी कि सॉइल ज्योग्राफी। मानव भूगोल, अब दूसरे नंबर पे आता है मानव भूगोल। पहला वाला था भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के 3 मोटे भाग हैं, 3 बड़े भाग हैं। फिजिकल ज्योग्राफी,
मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरा है आर्थिक भूगोल। तीसरा बड़ा हिस्सा है आर्थिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल उतना ज्यादा नहीं पढ़ते, और राजनीतिक भूगोल यानी कि जियो पॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल रिसेंट है। और बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी, ठीक है, और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, बॉटनिकल ज्योग्राफी। और ये वैसे तो बायोज्योग्राफी यहां जंतु लिखना है, ये जीव नहीं है, जंतु भूगोल, जू ज्योग्राफी, जंतु भूगोल, ठीक है। जीव तो ऊपर हो गया, जीव भूगोल के ही दो भाग हैं। तो कितने तरह के भूगोल हैं, कुछ समझ में आया? मानव भूगोल में क्या क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो हम ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के मोटे भाग समझ में आए कि नहीं? चलो मैं गायब करता हूं इसको। जल्दी से मुझे 10 बातें ऐसे लिख के बताओ जो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। 5 चीजें लिख के बताओ। चलो 5 चीजें ऐसे लिख के बताओ जो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ी जाती है। बताओ जल्दी से, लिखो लिखो।
ब्रांच नहीं लिखने की कहा आपको? ह्यूमन ज्योग्राफी की, अच्छा इसकी ब्रांचेस लिखे हो, कल्चरल, ओके, पॉपुलेशन, ओके, रूरल सेटलमेंट, ठीक है, बढ़िया, ठीक ठीक। इकोनॉमिक तो फिर अलग आ गया ना, ये इसमें ह्यूमन में नहीं आएगा, इकोनॉमी फिर अलग निकल जाता है। ये है देखो, कल्चरल, हेल्थ, अर्बन, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल, रूरल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, सेटलमेंट, बिल्कुल ठीक है। 5 चीजें सबसे लिखते क्यों नहीं बने? सब लोग क्यों नहीं लिख पाए भाई? कितनी सिंपल थी। यहां तो हमने दिखा भी दी थी, ये देखो, दिखा दी थी ना ये देखो, समाज, उसका प्रादेशिक गत्यात्मकता, गत्यात्मकता का मतलब डायनेमिक, डायनेमिसिटी, डायनेमिक होता है, रीजनल और लोकल, एंडेमिक, स्थानिक का मतलब हिंदी इंग्लिश में एंडेमिक बोलते हैं या फिर लोकल बोलते हैं, और कल्चरल ट्रेट्स होते हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, तो रूरल वाला और अर्बन वाला, ये जब बात करोगे, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इसी का पार्ट आएगा, जनसांख्यिकी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, ये जितने भी दुनिया भर में माइग्रेशन होते हैं वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो माइग्रेशन किस वजह से होता है? डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन। माइग्रेशन जो आपका विकास योजनाएं जितनी भी होती हैं, सरकार के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? या तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर आप रिहेबिलिटेट करते हो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन वाला जो माइग्रेशन है, ये इसका पार्ट बनेगा। और दूसरे माइग्रेशन युद्ध के कारण जो होती है, युद्ध की वजह से माइग्रेशन होता है, चाहे वो सिविल वॉर हो, चाहे वो बॉर्डर पे वॉर हो, एक देश से दूसरे देश का युद्ध हो तब भी माइग्रेशन होता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, यूं कहें कि पार्टीशन हुआ था, तो कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे। व्यावसायिक संरचना, इन सब का अध्ययन, प्रोफेशनल सेटलमेंट जो स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अधिवास भूगोल, हैबिटेट ज्योग्राफी, अधिवास का मतलब होता है हैबिटेट, इसमें जो ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास होते हैं, रूरल और अर्बन, सॉरी, ठीक है। फिर आ जाइए आर्थिक भूगोल। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका इसमें आएगा, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट भी मानव भूगोल का ही पार्ट रहेगा, लेकिन डिजास्टर तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा, और फिर उसका मैनेजमेंट जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आ जाइए, आर्थिक भूगोल में क्या क्या पढ़ते हो आप? मानव के आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हो। देखो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये चैप्टर, ये ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है, यहां से आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी। हमारा लेक्चर भी देख लेना आप लोग, यूट्यूब वाला, ज्योग्राफी का परिचय वाला। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, तो ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं, रेलवे, वाटरवेज, रोडवेज, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे वो रोडवेज हो, तो रोड के माध्यम से सड़क परिवहन, तो ये सारे परिवहन कहां से आएंगे? आर्थिक भूगोल में अध्ययन किए जाते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। और ऐतिहासिक भूगोल में तो आप जानते ही हो कि इतिहास में जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें भौगोलिक तत्व तो होते ही हैं। यहां तक क्या बोलते हो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बाढ़ आई थी या भूकंप आया था या जो भी था,
नदी ने मार्ग बदल दिया था, कुछ भी, तो ये तो भूगोल ही था ना वो। तो इसकी व्याख्या करना ही ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। तो ऐतिहासिक भूगोल वहीं से निकल करके आता। तो ये जो हमने नया नोट्स बनाया हिंदी का, ज्योग्राफी का, ये आपके पास नहीं है, लेकिन हमने जो पहले नोट्स दिया वो सीधा यहां से शुरू हो रहा है, ब्रह्मांड वाले से। इंग्लिश का नोट्स भी यहां से शुरू हो रहा है और हिंदी का भी। नहीं, नदी तंत्र से यहां से शुरू हो रहा है क्या हमारा नोट्स? इस बार चेंज कर दिया है काफी हद तक। हाँ, तो हमने मैगजीन का पार्ट दिया था आपको। बाकी ये ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इस बार आपको एमपी पीएससी वालों को एमपी का भूगोल का भी नोट्स देंगे, इंग्लिश में भी। हाँ, इंग्लिश में भी दिया हुआ। ठीक है, चलिए अभी तो इसको जल्दी से करते हैं। आइए फिर पर्यावरण भूगोल, इसमें क्या क्या आता है? सॉइल इरोजन आता है ना, या भूमि का जो कटाव होता है वो आता है, प्रदूषण आता है, संरक्षण आता है, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सारा। फिर प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो ये क्या भूगोल की शाखाएं हैं? प्रादेशिक वाली बृहत, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर एवं नगर नियोजन। तो जो सिटी प्लानिंग होती है, टाउन प्लानिंग होती है, वो भी ज्योग्राफी का पार्ट है एक तरह से। टाउन प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सुना है कभी? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नहीं सुना है? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक विभाग है जिसमें आप अधिकारी बनाए जा सकते हैं। आईएएस बनने के बाद में आपको हो सकता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिल जाए, तो आपको लगेगा कंट्री प्लानिंग बड़ा अजीब लगता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, ये एमपी की बात कर, हर प्रदेश में है। अगर आप इस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानते तो इसका नाम है टाउन एंड कंट्री। का मतलब यहां पर क्या हो गया? ग्राम निवेश, नगर एवं ग्राम निवेश, ये मध्य प्रदेश शासन का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। इंग्लिश में उसको बोलते हैं टाउन एंड, लेकिन कंट्री का मतलब यहां देश नहीं है। यहां कंट्री का मतलब क्या है? ग्राम निवेश। दिख रहा है आपको? हिंदी के नाम में और इंग्लिश के नाम में अंतर दिख रहा है? टीएनसी, इसको टीएनसी डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब ये चूंकि हर स्टेट में है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ले जा रहा हूं, क्योंकि सीधी सीधी नौकरी आपकी यहां लग सकती है। आईएएस बन गए तो आपको ये जो स्थापना में जाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपको यहाँ अधिकारी मिलेंगे, या फिर यहाँ लिखा होगा, होम पे जाइए, एक मिनट, ये तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। बाकी ये है, मंत्री होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एक मंत्री है। ये जो भार साधक सचिव होता है, ये आईएएस होता है। उसका नाम ही बड़ा खतरनाक रखा हुआ है, भार साधक सचिव। तो इसका काम क्या होता है मालूम है आपको? इसका काम है पूरा शहर जो भी होता है, जैसे आपका जिला है तो जिले में ग्रीन बेल्ट कौन सा होगा,
जिले में मकानों की, कितने मकान में आप कितना निर्माण कर पाओगे उसकी अनुमति देना, तो मकानों की अनुमति देना। कौन सा एरिया ग्रीन एरिया होगा, ग्रीन कॉरिडोर होगा, जहां पर आप मकान नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे, समझ? ये सब निर्धारण, कॉलोनी का परमिशन देना, तो कॉलोनी की परमिशन देते हैं ये लोग। ये सुव्यवस्थित नगर नियोजन, नगर विकास बगैर नियोजन संभव नहीं है, इसलिए संचालनालय नगर और ग्राम निवेश नगर नियोजन के माध्यम से स्वस्थ पर्यावरणीय विकास और उपयुक्त अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। तो ये अधिकारी हैं डॉक्टर अमित कुमार गजबी है, और ये तो यहाँ के, इसमें मैं आपको अधिकारियों के नाम बताता हूं। तो ये अजित कुमार जो हैं, ये कमिश्नर हैं इसके, ये आईएएस हैं, अजित कुमार, ये आईएएस है कमिश्नर इसके। और ये बाकी एमपीपीएससी में भी इसका एक पोस्ट है, एमपीपीएससी जब निकलती है तो इसकी एक पोस्ट आती है। तो अब इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ ले कि ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, किस प्रकार का भूगोल है ना, आ गया समझ में? तो आप कहोगे टाउन एंड, अब वहां अगर आप मन से बनाने जाओगे तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग समझ में नहीं आएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आपको समझ में आना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है। यहां नोट्स है इसका, ये नगरों के निवेश क्षेत्रों की विकास योजनाएं बनाना, गठित निवेश प्रदेशों की प्रादेशिक योजनाएं बनाना, छोटे तथा मझोले नगरों के एकीकृत विकास हेतु नियोजन व विकास पर नियंत्रण पर्यवेक्षण करना, नगरीय अधोसंरचना का विकास करना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन देना, नगरों के आपराधिकत विकास पर नियंत्रण यानी झुग्गी बस्ती और ये सब जो अनऑथोराइज्ड जो वो है ना बसावट, उसके ऊपर विकास प्राधिकरण जितने भी हैं, भोपाल विकास प्राधिकरण, इंदौर विकास प्राधिकरण, वो सब इसके अंदर आते हैं। विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल, गृह निर्माण मंडल जानते हैं? हुड़को सुना है? हुड़को, हड़को सुना है कभी? हड़को नहीं सुना है? ये गृह निर्माण मंडल हाउसिंग सोसाइटी होती है। अब आपको एक शब्द और सुनाता हूं जो इससे जुड़ा हुआ है, हड़को, हुड़को भी बोलते हैं उसको, सॉरी ये तो हुडो बताने कौन आ गया। ये जो हड़को है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन में आएगा। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, हुड़को, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। ये आपसे सवाल हो सकता है। ये सब के सब आपके जाएंगे यहां पर किस वाले में, प्रादेशिक उपागम आधारित भूगोल की शाखाएं यानी कि शहर एवं नगर नियोजन संबंधी प्रादेशिक नियोजन। कितना लंबा चौड़ा कार्यक्रम, वहां तो एक लाइन है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से सिलेबस बदल जाता है, फिर ज्योग्राफी नहीं रहता। अब आप कहोगे सर आप तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ये हड़को कहां से आ गया, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कहां से आ गया? ये हमारा अनुभव है काम करने का। देखो एक टीचर है ज्योग्राफी का, कई लोग बोलते हैं सर ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी पढ़ाएगा ना, कि आप पढ़ाओगे सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओगे, तो हम सारे सब्जेक्ट को कहां ले जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि आपकी परीक्षा किस बात की है? अगर रेलवे की परीक्षा होती तो आपको रेलवे वाला ज्योग्राफी को रेलवे में ले जाता कि कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर रेलवे चल रहा है और कहां कहां तक रेलवे पहुंचाना जरूरी है, ताकि वहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ सके और रेलवे को कमाई ज्यादा हो। क्योंकि आप रेलवे के कमाऊ पूत बनोगे तो ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ोगे? रेलवे की परीक्षा में ज्योग्राफी अलग टाइप से पूछी जाएगी। एक टीचर बनना है, बीएड करना है, तो वहां ज्योग्राफी अलग होगी, क्योंकि बच्चों को आपको नाच नाच के बताना है कि पृथ्वी गोल है और ऐसे ग्रहण हो रहा है और ऐसे सूरज आ रहा है और इधर चांद है और ये हो गई पूर्णिमा, ये हो गया अमावस्या। यही सब जानना होता है ना टीचर को। आप क्या करने वाले हो आगे जाकर के?
तो अब आपका जो ये एग्जाम्पल से आपको ज्योग्राफी का नजरिया समझ में आया आपको कि आपकी ज्योग्राफी कैसी होनी चाहिए। जैसे ही ये शब्द बोला ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, कौन सा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये वाला, ये डायरेक्टरेट। फिर आ जाना चाहिए हड़को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू है ये हड़को 1970 का, और अभी शिवदास मीणा इसके चेयरमैन है। और हड़को जो है, आपने हुड़को कॉलोनी देखी होगी, कई शहरों में हुड़को कॉलोनी होती है। हड़को चेयर आपको पता है, आपकी प्रशासन अकादमी हो चाहे लबासना हो, जो वहां सब जगह हुड़को चेयर होती है, वहां एक प्रोफेसर होता है जो आपको नगर और ग्राम निवेश के बारे में ट्रेनिंग देगा सिविल सर्विसेज में। आपको वो भी दिखाता हूं। वो सोशियोलॉजी का प्रोफेसर होता है जनरली। हुड़को चेयर इन RCVP नोरोना एकेडमी। इससे आपको अंदाजा लगेगा। ये जैसे ये देखिए, ये जो HM मिश्रा थे, ये क्या है देखो, हुड़को चेयर। और यही HM मिश्रा आपको लबासना में भी मिल जाएंगे, यही व्यक्ति। ये अर्बन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। क्या है, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सेंटर, RCVP नरोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोफेसर HM मिश्रा एंड अर्बन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। और ये कहां पर है, कुछ समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को यही पढ़ाते थे, इसलिए मेरे को पता है कि हम लोगों को सड़कों के बारे में, प्रॉपर टाउन प्लानिंग के बारे में, और इसकी जो स्टडी जो हमको यहाँ कराते थे, ये RCVP नरोना में भी हैं, और यही व्यक्ति फिर लबासना में भी गए। फिर ये लबासना में भी थे, सेम व्यक्ति। ये क्या आता है, लाल बहादुर शास्त्री एंड नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो, ये ग्रुप है जैसे लबासना का, तो डॉक्टर HM मिश्रा, प्रोफेसर लबासना, मसूद। आ गया समझ में? अर्बन प्लानिंग। तो जो मैं आपको ज्योग्राफी बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। ये यहां शुरू होती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, और फिर ये यहां। तो ये लोग जो है फिर आपको वहां ये सब चीजें बताएंगे। हाँ, कौन बोल रहा हूं, मनीष? हाँ, MIG LIG, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, हाँ, मेट्रो सिटी फ्लड का और पूरा आपका ड्रेनेज मैनेजमेंट और वो जो है वो तभी तो होता है, सिटी प्लानिंग तभी तो हो पाएगी। चलिए, खैर अब हम लोग वापस चलते हैं, आइए। प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना, भौगोलिक चिंतन, फिर फिलोसॉफिकल वाली ब्रांच है ये, ज्योग्राफी की फिलोसफी, भौगोलिक चिंतन। फिर भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी, फिर ह्यूमन इकोलॉजी में आ जाए। ठीक है, फिर विधि तंत्र और तकनीक, तो ये आपका लॉ वाला लीगल एस्पेक्ट हो जाएगा जितना भी। फिर सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, तो जो मैपिंग होती है, तो कंप्यूटर मैपिंग, संगणक का मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मैपिंग और जनरल मैपिंग। परिमाणात्मक यानी कि आकार में तकनीकी और क्षेत्र सर्वेक्षण, फील्ड सर्वे, और फिर भू सूचना और विज्ञान तकनीक। और ये अब जाकर के हमारा सौर मंडल शुरू होगा। तो ये ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन था कि ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है और ज्योग्राफी की स्टडी कैसे की जाती, कितने भागों में की जाती। ठीक है, तो सौर मंडल, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में केंद्रीय तारा है। अब ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है, ये इससे भी बढ़िया टेबल आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, या फिर हमारा एक नोट्स जो है वो के सिद्धार्था वाली किताब हमने जनरल ज्योग्राफी की सबको दी थी थे, एक रेड बुक थी। हाँ, आप में से कोई बैठे होंगे उसमें, हाँ बरो भैया, दी थी आप लोग को ज्योग्राफी की एक बुक दी थी मैंने स्पेशल, जिसमें आपको एक बहुत रंगीन चार्ट भी थे, उसमें फोटो वोटो थे, नहीं थे तो चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट में मिल जाएंगे। अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। सौर परिवार सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है, तो ये सौर्य मंडल। अब आपका ये इंग्लिश का और हिंदी का नोट्स यहां से शुरू हो जाता है। सौर मंडल्स, सोलर सिस्टम्स, ठीक है, यहां से आप टाइप्स वगैरह आराम से देख सकते हैं। ये 3 सिद्धांत इवोल्यूशन ऑफ स्पेस के, अंतरिक्ष की उत्पत्ति 3 तरीके से बताई हुई है, कहां कहां बताई हुई है। बिग बैंग का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, साम्यावस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये यहां आ जाएगा। बिग बैंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, ये पल्सेटिंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और इवेंट हॉरिजॉन। ठीक है, ये 3 नाम याद रख लीजिएगा। कोपरनिकस, ऊपर टोलेमी। टोलेमी क्या कहता था, देखो टोलेमी बोलता था कि इट वाज फाउंडेड बाय टोलेमी, इट स्टेट्स दैट अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। टोलेमी क्या कहता है 110 में, कि अर्थ जो है वो सेंटर है। जिस टोलेमी को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अर्थ सेंटर है। लेकिन हेलियोसेंट्रिक आया किसके द्वारा, कोपरनिकस। कोपरनिकस आया था 1453 में। 1453 में पहली बार कोपरनिकस ने कहा कि स्टेट्स दैट ऑल सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि सन बीच में है, हिलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। हिलियो मतलब सन, सूर्य, तो सूर्य बीचों बीच है और बाकी जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, यहां देख लीजिए, यहां शायद हमने इसमें नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो ऐसे ही समझ में आ गया आपको।
इस वाले में यहां शायद हमने आगे से शुरू किया, कोई बात नहीं, सारे नोट्स मिला करके पढ़ेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो कोपरनिकस क्या कहता था और टोलेमी क्या कहता था? टोलेमी की बात को कोपरनिकस ने पूरा उलट दिया। और आगे ये क्या कहते हैं? हब्बल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द अदर गैलेक्सीज। 1925 में हब्बल दूरबीन भी है ना, टेलीस्कोप है, हब्बल टेलीस्कोप नासा ने छोड़ा है। तो हब्बल बोलते हैं कि और भी कुछ गैलेक्सीज हैं अदर, वो प्रेजेंट है, ये इन्होंने प्रूव किया। He also proved that galaxies are residing constant from each other with the help of analyzing redshift. तो डॉपलर इफेक्ट की इन्होंने जानकारी दी। He also proved that rate at which galaxies are residing. तो बिग बैंग थ्योरी आ जाए। ये बिग बैंग के सिद्धांत को देने वाले कौन थे? एबे जॉर्ज लेमेटर। ये लेमेटर है। लेमेंटर कौन थे? बेल्जियम के एक पादरी थे, फादर थे चर्च के फादर थे। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था 1960-70। इनके अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। कौन? पृथ्वी, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। ठीक है। और इसमें अचानक विस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग का विस्फोट कहते हैं। इससे तमाम पदार्थों का बिखराव हुआ और उसी से फिर सामान्य पदार्थ बने। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ, जिससे उनके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, मिल्की वेज बनी बहुत सारी। और इसमें फिर से विस्फोट से निकले पदार्थ के समूहन से असंख्य पिंड तारे कहलाए। तो बिग बैंग की थ्योरी सर्वाधिक मानी जाती है। और इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रह भी बने। इस प्रकार बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसका है? बिग बैंग। और यही चीज जानने की कोशिश नासा ने 2001 में माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब से इसकी पुष्टि की। मैप से माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब 2001 में इसकी पुष्टि हुई। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दिसंबर 2008 में ये फिर देखो, ये जो नोट्स है ये फिर आपको यूपीएससी की तरफ ले जाता है। दूसरा ज्योग्राफी वाला बिग बैंग का पढ़ा करके बंद कर देगा, लेकिन यूपीएससी का नोट्स क्या करेगा? वो सर्न में ले जाएगा आपको, जिनेवा में महाप्रयोग मेगा एक्सपेरिमेंट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के पास ले जाएगा, वो एलएचसी के पास। क्यों ले जाएगा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के पास? क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दो कणों की टक्कर करवाई जाएगी बहुत स्पीड से। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कितने हैं मालूम है आपको? 27 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जमीन से 100 फीट नीचे। कहां पर? जिनेवा में, सर्न की प्रयोगशाला। आइए सर्न की प्रयोगशाला देखते हैं। सर्न प्रोजेक्ट, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये सर्न आप देखोगे, विकिपीडिया पे जाओगे तो ये सर्न की प्रयोगशाला यहां पर है। ये सर्न की प्रयोगशाला है। कितने किलोमीटर लंबी है? तो 27 किलोमीटर लंबी। सर्न का प्रोजेक्ट 29 सितंबर 1954, 66 ईयर एगो। एक मिनट, इसमें मेंबर स्टेट कितने हैं?
23 मेंबर स्टेट, ये इसके मेंबर स्टेट है। इंडिया एसोसिएट मेंबर में आता है। इंडिया जुड़ा था 16 जनवरी 2017। ये और सबका कंट्रीब्यूशन भी है, सब लोग वहां पर कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, फ्रैंक में जमा कराना पड़ता है। तो इतना फ्रैंक जो है ये कंट्रीब्यूशन है। ये सब लोगों ने पैसा भी जमा कराया वहां पे, और अपने कैपिटा का यहाँ अवेलेबल नहीं है तो ये ज्यादा दिया नहीं, लेकिन 13.8 फ्रैंक है, इतना कंट्रीब्यूशन है। तो हम वैज्ञानिक समुदाय में भी आते हैं। CERN की प्रयोगशाला के बारे में आप लोग कुछ वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और मिल जाएगा। ये शुरुआत है उस समय की, ठीक है। CERN की प्रयोगशाला के कुछ डायग्राम देखिएगा तो कुछ फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या विशेषता है CERN की प्रयोगशाला का? भारत से क्या संबंध है बताओ? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का, ये तो CERN हो गया। अब मैं इसमें LHC खोजता हूं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये इसी प्रयोगशाला का हिस्सा LHC। LHC में जो पार्टिकल प्रयोग किया जा रहा है बोसॉन, कौन सा पार्टिकल सुना है कि नहीं कभी? हाँ हाँ, बोसॉन किसके नाम पे है? देखो ये सब मैं जो बता रहा हूं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज जरूर करवा रहा हूं ये, लेकिन ये सब प्रश्न है आपके, ठीक है। कितने साइंटिस्ट लगे थे इसमें? ये देखो, बिटवीन 1998 से लेके 2008 तक कोलैबोरेशन विद ओवर 10,000 साइंटिस्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। 10,000 scientists, hundreds of universities and laboratories, as well as more than 100 countries. 100 देशों के 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, मतलब सैकड़ों यूनिवर्सिटी और 10,000 साइंटिस्ट. It lies in tunnel 27 kilometer in circumference and deep as 175 meter. 175 मीटर beneath फ्रांस सिविलाइजेशन स्विट्जरलैंड बॉर्डर नियर जिनेवा। जिनेवा के पास में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर 175 मीटर अंदर, 175 मीटर जमीन के नीचे बॉर्डर पर 27 किलोमीटर गोल, उसका सरकमफ्रेंस कितना है? 27 किलोमीटर यानी 17 माइल्स। यहां पर ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। ये अगर आप देखोगे तो ऐसी सुरंग कितने किलोमीटर की है? ऐसी जो बनी हुई है, ये जो पाइप है, ऐसी 27 किलोमीटर है। ये तो आपको कितना दिख रहा है? मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर दिख रहा है आपको। आप जो विजिबल कर पा रहे हो, आप जो देख पा रहे हो, वो कितना देख पा रहे हो? 10-20 मीटर देख रहे हो? इतना कितना मीटर है? 27 किलोमीटर है। ऐसी पाइप है, इसके अंदर कण को यानी पार्टिकल को फास्ट मूव कराया जा रहा है, और इसको फास्ट मूव करा के क्या करेंगे? उसकी टक्कर करेंगे। ये ऐसा, ये आपका जो टेलीविजन वाला जो पीछे पिक्चर ट्यूब होता था ना, वो सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की मूविंग का वहां होता है। आपका जो पुराना टीवी होता था, पुराना टीवी किसी ने देखा और अगर उसको खोला हो पीछे का ढक्कन, तो ऐसा ही सीन दिखेगा आपको, लगभग दिखती थी पिक्चर ट्यूब पीछे। वो सबसे छोटा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। और इससे बड़ा मैं बताऊंगा आपको हमारे यहाँ इंदौर में। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऐसी टनल है। कितने किलोमीटर की सुरंग है ये? 27 किलोमीटर सुरंग है जिसमें ऐसा पाइप जा रहा है, और इस पाइप में स्पीड से गुजारते हैं, और फिर कणों की टक्कर होगी, उससे बिग बैंग प्रूव होगा।
उस थ्योरी से क्या निकलेगा, उस प्रयोग से क्या होगा, वैसा माहौल बनाया जाएगा जैसा कि बिग बैंग के समय में था और जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो उसके रहस्यों को खोजा जाएगा। तो उसको पार्टिकल को, जिस पार्टिकल की टक्कर होगी उसका नाम दिया है गॉड पार्टिकल। उस पार्टिकल का क्या नाम रखा, गॉड पार्टिकल, ये बोसॉन। और ये जो बोसॉन शब्द जो दिया है ये सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर है। ये बोसॉन शब्द जो है ये डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन। अगर आप बोसॉन शब्द का अगर आप उत्पत्ति देखोगे तो वो किससे है, आ जाओ थोड़ा बोसॉन पे देख लेते हैं। देखो कम समय में आपको वो करना है ना, तो बोसॉन पार्टिकल के ऊपर हिग्स बोसॉन, पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसॉन, is an elementary particle in the standard model of particle physics produced by quantum excitation of Higgs field, one of the field in particle physics theory। तो अब ये पीटर हिग्स के नाम पर, और बोसॉन शब्द जो है वो आएगा, ये पीटर हिग्स को भी नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। और इन मेन स्ट्रीम मीडिया द हिग्स बोसॉन हैज ऑफन कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। मीडिया इसको क्या बोलता है, गॉड पार्टिकल। वैज्ञानिक नाम हो गया हिग्स बोसॉन और इसका नाम हो गया गॉड पार्टिकल। Although the nickname is strongly disliked by many physicists including Higgs himself, यानी इसको गॉड का नाम, तो दरअसल क्या होता है कि मीडिया हर चीज को भगवान और धार्मिक बना देता है ना, धर्म से जोड़ देता है, तो उसका वैज्ञानिक हमेशा विरोध करते हैं कि हम साइंटिस्ट बने रहना चाहते हैं, आप हमको धर्म में डाल देते हो। तो ये धर्म कहां से आ गया, तो ये कई सारे साइंटिस्ट नाराज रहते हैं, लेकिन ये होता है, ठीक है। और बोसॉन शब्द किससे आया है, मैंने आपको बताया इंडियन साइंटिस्ट है। बोसॉन शब्द आया इंडियन साइंटिस्ट से, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ये पीटर हिग्स हैं, नोबेल प्राइज इनको मिला 2013 का। हाँ नहीं, पहले ही शायद मिल चुका है इनको नोबेल प्राइज। तो पीटर हिग्स को कब मिला था इनको, देखो नोबेल कब मिला, अच्छा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2013 में ही है, ठीक है। ये है पीटर हिग्स। पीटर हिग्स, ये देना मेरा। ठीक है। और अभी आपको बताया था बोस, ये वो वाले बोस हैं सत्येंद्र नाथ बोस, जिनके नाम पे बोसॉन पार्टिकल है। जगदीश चंद्र बोस ही इनके एकेडमिक एडवाइजर थे। ये जगदीश चंद्र बोस, इनको याद रखिएगा। और फिजिक्स के फील्ड में इन्होंने काम किया है। पद्म विभूषण मिला हुआ है सत्येंद्र नाथ बोस को, पद्म विभूषण, सेकंड सिविलियन ऑनर। बोस के नाम पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टीन कोरिलेशंस। यानी फिजिक्स में आप जाओगे तो बोस के नाम पे बहुत कुछ है। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे क्या क्या है दुनिया में। सत्येंद्र नाथ बोस 1894 में जन्मे। जगदीश चंद्र बोस के भतीजे थे, क्या थे देखो यहां लिखा होगा। पद्म विभूषण दिया इनको 1954 में।
रॉयल सोसाइटी के फेलो थे। ही वॉज अवॉर्डेड इंडिया सेकंड सिविलियन ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द क्लास ऑफ पार्टिकल्स the Bose-Einstein statistics bosons was named after Bose by Paul Dirac. A polymath, he had a wide range of interest in varied fields, including physics, mathematics, chemistry, biology, mineralogy, philosophy, arts, literature and music. सब कुछ था इनका और बहुत सारी कमेटीज में भी रहे। बोस अर्ली लाइफ हुई कोलकाता, ढाका और जगदीश चंद्र बोस, पीसी रे, उनके साथ इनका नाम आता है। तो इंडिया के रेनाउंड साइंटिस्ट हैं ये लोग, इनके साथ जुड़ा हुआ नाम है इनका। ठीक है, तो इनकी अर्ली लाइफ को और इसको पढ़िएगा। बोस को, बोस के नाम पे गैस भी है, बोसॉन पार्टिकल है, आइडियल, बोस इक्वेशन ऑफ स्टेट, फोटोन गैस, ये सब बोस के नाम है, इसके लिए वो बोस जाने जाते हैं। तो ये इंडियन आइंस्टीन है। ठीक है, तो एक नोट बनाइए सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर 100 वर्ड का। ऐसे पढ़ा जाता है ज्योग्राफी को। कहां थे, कहां पहुंच गए, ये सब प्रश्न आपके आते हैं। तो ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो आपको 27 किलोमीटर लंबा बताया, अगर आप इसको इंदौर में जाएंगे तो ये केट कहलाएगा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, केट इंदौर। ये तो केट दूसरा आ गया, मैं यहां देख लेता हूं। केट इंदौर में जाओगे तो इसका नाम है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। यहां आ जाइए, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी को कहां घुमाया जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है? वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वहां थी, हम जिनेवा गए, बोस में गए, और अब मैंने आपको पिक्चर ट्यूब घर में बताया, और अब आपको बीच का चेंज बता रहा हूं। सबसे बड़ा हो गया जिनेवा में, दूसरे नंबर पे हो गया केट, ये केट है। यहां जो आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी, ये इंडस 1, ये आपके घर के पिक्चर ट्यूब से बड़ा है। इसमें भी ठीक वैसे ही पार्टिकल मूव कराया जा रहा है, वैसा ही यहां पे भी पार्टिकल मूव कराया जा रहा है और उसको फास्ट घुमाया जा रहा है। उसको बोलेंगे इंडस 1 और इंडस 2। ये साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन है, ये इंडस 2 ठीक वैसे ही बनी हुई है ट्यूब, देखा आपने? ये उसका छोटा रूप है इंदौर में। क्या क्या होता है यहां पर? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड ऑप्टिकल साइंस, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे रिफ्रैक्शन, प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी, एंगल रिजॉल्व्ड फोटो इलेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे मैग्नेटिक सर्कुलर। तो ऐसी जो है पिक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां पर भी है। और सिंक्रोट्रॉन, उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है, सिंक्रोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन। तो ये इंडस 2 रिंग है। इस रिंग में भी आपको इस तरह से स्टडी कराया जाता है, और खास करके फिजिक्स में पीएचडी होता है। फिजिक्स में बहुत सारे पीएचडी करते हैं। अच्छा, बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज भी है इसका, केट का। अगर आप इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट तैयार करवाते हैं। बीम लाइन की बुकिंग होती, ऑनलाइन बुकिंग होती है इंडस की। ये अभी तो इसमें कनेक्शन नहीं लग रहा, लेकिन ये लिखा है देखो, इंडस ऑपरेशन कैलेंडर 2020। अगर आप इसका कैलेंडर देखोगे तो किस दिन क्या होगा वो सब बताया हुआ है। 2020 में ये है प्लांट शटडाउन। तो ये जो रेड कलर का दिखा हुआ है, इस दिन ये प्लांट नहीं चलेगा। इसका मतलब कोई अगर यहाँ सर्विसेज के लिए आता है, किसी को अगर इसके रिजल्ट्स चाहिए, चाहे आपको अपनी रिसर्च के लिए चाहिए या पर्सनल आप कोई
लैब खोले हुए हैं, परमाणु वैज्ञानिक हैं, या फिर देश में रिसर्च कर रहे हैं, या आपके यहाँ किसी चीज का उत्पादन होता है, फैक्ट्री है आपकी, और आप इंडस्ट्री की सेवाएं चाहते हैं, तो आप इन दिनों में मत आओ। कौन कौन से दिनों में? जो रेड दिनों। फिर है कि मशीन ऑपरेशन राउंड द क्लॉक फॉर यूजर्स 155 डे, ये कलर लिखा हुआ है कि इन दिनों में मशीन चलती रहेगी। फिर ये आएगा मशीन स्टार्टअप एंड ट्यूनिंग 10 डेज, इन दिनों में मशीन को ट्यून करते हैं। फिर मशीन स्टडीज एक्सपेरिमेंट 12 डे। फिर शटडाउन ड्यू टू लॉकडाउन, वेकअप ऑफ कोविड-19। तो इसने ये लिखा कि ये 65 डेज से ये मई में जो है ना ये शटडाउन हो गया था। ये दिख रहा है आपको, ये कोविड की वजह से बंद रखा। फिर ये लिखा हुआ है सिस्टम नॉर्मलाइजेशन एक्टिविटी, और फिर 2 शिफ्ट ऑपरेशन 86 डे होता है। तो ये 2 शिफ्ट ऑपरेशन होता है। तो क्या करते हैं लोग, क्यों देते हैं? तो ये ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। ये अभी मैंने बताया था आपको, ऑनलाइन बुकिंग वाला ये खराब हो रहा है, चल नहीं रहा है इसका। बाकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है, कैसे आप अपनी बीम लाइन का एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो कौन लोग यहां पर जाकर के एप्लीकेशन देते होंगे? ये इंडस 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंडस 2 के लिए? तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, पार्टिकल फिजिक्स की प्रैक्टिकल चीज हो रही है, ये कोई बकवास नहीं हो रही। बकायदा यहाँ पर ये जो राजा रमन्ना केट जो है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पैसे कमाता है लोगों से और फीस लेता है। ये आप BL1 देना चाहते हैं, ये रिफ्लेक्टिविटी, फोटोफिजिक्स, इंफ्रारेड, आप क्या करना चाहते हैं, फिर इनके उपयोग होते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी इंफॉर्मेशन, इसके लिए ये कहाँ यूज होता है, इन सबको पढ़िए एक बार जाकर के, केट की वेबसाइट पे जाकर के देखिए। हिंदी में भी हो जाएगी, इंग्लिश में भी हो जाएगी, ऊपर आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो आप इसके बारे में पढ़िए। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये RR केट, ठीक है, ये अबाउट अस में जाकर पढ़िए कि ये क्या काम करता है। कब हुआ था ये? बार्क का एक्सटेंशन है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक्सटेंशन है। 1984 में इंदिरा गांधी ने, ज्ञानी जेल सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। फरवरी 19, ज्ञानी जेल सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था और फाउंडेशन स्टोन लगाया था। 1986 में इसका फर्स्ट बैच आया था बार्क मुंबई से। 760 हेक्टेयर में इंदौर में फैला हुआ है, इंदौर सिटी से बाहर 760 हेक्टेयर, 760 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें अंदर लेबोरेटरी भी है, स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी है, स्कूल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गार्डन वगैरह सब है केट के अंदर। इसकी वैकेंसी निकलती है, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे तो वैकेंसी निकलती रहती है। प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां पर एक्सीलरेटर है, लेजर है, ये सब काम होते हैं। और इंडस्ट्रियल पर्पज से भी लोगों को देते हैं, स्टूडेंट्स को भी देते हैं और वैज्ञानिकों को भी देते हैं। और एटॉमिक रिसर्च का काम भी होता है और स्पेस रिसर्च का काम भी होता है। और ये एक तरह का मिनी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, LHC है, ये इंडियन LHC है। तो आपको LHC का इंपॉर्टेंस समझ में आया, गॉड पार्टिकल का इंपॉर्टेंस समझ में आया, बोसॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए, मुझे लगता है ज्योग्राफी हमारी ठीक ठीक जा रही है, ठीक है। अब इनमें से क्या सवाल आएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल ऐसे ही आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं। तो ये है बिग बैंग थ्योरी जो अभी आपको बताई। यहां ऐतिहासिक मार्ग, जिसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को अत्यधिक तीव्र गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। परंतु लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के प्रशीतक में खराबी आने से सुरंग में हीलियम के रिसाव के कारण इस महाप्रयोग को स्थगित करना पड़ा था।
तो 2-3 बार इसको स्थगित करना पड़ा, लेकिन लोग लगे हुए हैं वैज्ञानिक, वो ब्रह्मांड का रहस्य जानने के लिए 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है पृथ्वी से 175 मीटर नीचे। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपका एक्सरसाइज होगा।